देख लेंगे। अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, तो हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा, ठीक है। डिफरेंट हाइट के ऊपर डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, सैटेलाइट के फंक्शन के हिसाब से उनकी हाइट होती है, उनका पाथ होता है, ऑर्बिट होता है। और अभी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब पहले हमने बताया कि सैटेलाइट को हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते, उसको वहां लेके जाने के लिए कोई व्हीकल की जरूरत है, तो उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिस व्हीकल से उसको वहां ले जाया जाता है, छोड़ा जाता है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट, ठीक है। तो स्पेसिफिक, अब ये सब पहले कैलकुलेट किया जाता है कि सैटेलाइट का फंक्शन का कि क्या है, उसको कौन सा काम करना है, उस हिसाब से उसका ऑर्बिट फिक्स किया जाता है कि कितनी हाइट पे ये रिवॉल्व होगा, और उस हिसाब से फिर व्हीकल को सेट किया जाता है कि उतनी हाइट तक उसको लेके जाके वहां छोड़ना, ठीक है। द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैसे काम करता है, तो कौन से ऊपर है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द लॉन्च व्हीकल यूजेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल। The gas produced due to the combustion of the fuel expands due to its high temperature and is expelled forcefully through the nozzles at rear side of the launch vehicle. As a reaction of this, a thrust acts on the vehicle which drives the vehicle high in the space, into the space. तो क्या होता है, दिवाली में रॉकेट जलाया आपने, क्या होता है उसमें, नीचे हम उसको इग्नाइट करते, तो क्या होता है, वो नीचे में क्या निकलता है उसका, ठीक है, फ्लेम जैसा निकलता है और वो ऊपर में जाता है। तो क्या होता है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो क्या होगा, जितना फोर्स हम नीचे के एक डायरेक्शन में दे, उतना अपोजिट फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, जितना फोर्स, अब यहाँ इसमें फ्यूल यूज किया जाता है, स्पेसिफिक टाइप का फ्यूल होता है, तो जब इग्नाइट किया जाता है तो उसके जो नोजल्स होते हैं रियर साइड में, मतलब नीचे के साइड में, वो नोजल में से इतने प्रेशर के साथ वो गैस निकलती है कि नीचे इतना प्रेशर डालता है कि वो रॉकेट को क्या करता है, लॉन्चर व्हीकल को ऊपर लेके जाता है। तो जितना एक साइड में फोर्स होगा उतना ही अपोजिट फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा, ठीक है। तो वही न्यूटन्स के लॉ के ऊपर ये काम करता है। द लॉन्च व्हीकल यूजेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल, तो इसमें एक अलग से फ्यूल होता है। द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल एक्सपांड्स ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर एंड इज एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द नोजल्स। तो ये जो ये व्हीकल है, तो यहाँ जो नोजल्स लगे होते हैं इसमें बेस में, तो ये नोजल से जितना नोजल छोटा होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, बहुत हाई प्रेशर के साथ में गैस बाहर निकलती है। तो जितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेगी जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, उतना ही प्रेशर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो किसके ऊपर लगेगा, लॉन्चर के ऊपर, ठीक है, और उसको एक्सपेल करेगा, मतलब ऊपर उठाएगा। तो बहुत ज्यादा फोर्स होता है यहाँ। तो बेसिक चीज दिया कि रॉकेट को किस तरह लॉन्च किया, उसको रॉकेट बोलते हैं। जनरल जो व्हीकल है उसको हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रॉकेट। एज अ रिएक्शन ऑफ दिस, अ थ्रस्ट एक्ट्स ऑन द व्हीकल व्हिच ड्राइव्स द व्हीकल हाई इनटू द स्पेस। द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ द सैटेलाइट एंड द टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, ठीक है। अब कितने वेट का होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल, कैसे स्ट्रक्चर का होगा, ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, सैटेलाइट के वेट के ऊपर, ठीक है। और कौन से ऑर्बिट में लेके जाना है, उसको हाई अर्थ ऑर्बिट में लेके जाना है सैटेलाइट को, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लेके जाना है या लोअर ऑर्बिट, उसके हिसाब से जो व्हीकल होता है उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। द फ्यूल ऑफ द व्हीकल आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर, और फ्यूल कौन सा यूज होगा, कितना यूज होगा, वो भी डिपेंड होता है इसी फैक्टर के ऊपर कि सैटेलाइट कहां लेके जाना है, उसका वेट कितना है। द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। अब इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में आगे बढ़ाना है, ठीक है। वो जितने फोर्स के साथ गैस पीछे फेंकेगा उतना ही वो आगे जाता है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए फ्यूल भी बहुत ज्यादा होना, तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ व्हीकल का किससे भरा होता है, फ्यूल से ही भरा होता है, ठीक है। अगर वो होगा, फ्यूल ही नहीं होगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल का जितना भी वेट होता है उस सबसे ज्यादा उसमें पोर्शन क्या होता है, ये फ्यूल ही भरा होता है। Thus the vehicle has to carry a large weight of fuel with it. तो लार्ज वेट फ्यूल का इस व्हीकल को कैरी करना पड़ेगा बोलते। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लॉन्च व्हीकल विथ मोर देन वन स्टेज आर यूज। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना है सैटेलाइट को, तो अब इतना सारा फ्यूल लेके जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, अब इतना वेट भी ऊपर लेके जाना है, तो उसका स्पीड कंट्रोल करना, वेलोसिटी कंट्रोल करना, ये भी डिफिकल्ट हो जाता है। और इतना फ्यूल कैरी करना उसने लॉन्ग डिस्टेंस से, ये भी
डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसको स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। जो लॉन्च व्हीकल होता है उसको क्या करते हैं, कुछ स्टेजेस में उसको डिवाइड कर देते हैं। So launch vehicles with more than one stage are used. Due to this, the weight of the vehicle can be reduced step by step after its launching. For example, तो क्या होगा, स्टेजेस में इसको डिवाइड कर देते। तो क्या होगा, सबसे पहले जो इंजन उसका, तो स्टेजेस डिवाइड होना मतलब क्या, उसमें अलग अलग पार्ट में इंजन लगाए होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या करे, पहले स्टेज में क्या होगा, उसको पर्टिकुलर हाइट तक उसको लेके जाएंगे, फिर तब तक वहां, तो हर एक स्टेज में फ्यूल रहेगा अलग अलग इसमें। तो पहला पार्ट जैसे यूज हो गया तो उतना पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिटैच हो जाएगा वहां से और नीचे गिर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो जो सैटेलाइट अब हाइट के ऊपर जा रहा है, लॉन्ग हाइट के ऊपर जा रहा है, तो क्या उसका वेट फिर कम हो जाएगा, जो व्हीकल है उसका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट उसका डिटैच हो गया। फिर सेकंड पार्ट इग्नाइट हो जाता है, फिर सेकंड पार्ट उसको आगे लेके जाएगा, फिर उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, वो डिटैच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पार्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, व्हीकल छोटा छोटा होता जाएगा। ठीक है, जितना पार्ट उसका यूज हो गया, फर्स्ट इंजन, सेकंड इंजन, थर्ड इंजन, ऐसे रहता है उसमें। तो पहला इंजन का काम हो गया, उसको एक पर्टिकुलर हाइट तक के वो फर्स्ट इंजन लेके जाएगा, फिर उसका फ्यूल बराबर खत्म होते आएगा, तो उतना फिर अगला इंजन इग्नाइट हो जाएगा और पहला इंजन डिटैच होकर नीचे गिर जाएगा। तो ये स्टेजेस में डिवाइड होता है, क्योंकि एक साथ पूरा का पूरा अगर लेके जाएंगे तो इंजन का वेट, पूरा फ्यूल का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो डिफिकल्टी आ जाएगी उसको। So due to this, the weight of the vehicle can be reduced by step after its launching. For example, तो example दिया, consider a launch vehicle having 2 stage. अगर 2 stage वाला launch vehicle है, for launching the vehicle, the fuel and engine in the first stage are used. तो for launching the vehicle, the fuel and engine in the first stage are used. तो first stage में जो engine है और fuel है वही इसमें काम करता रहेगा। अभी second stage वैसा का वैसा ही, ठीक है। This imparts a specific velocity to the vehicle and takes it to a certain height. तो फर्स्ट इंजन, फर्स्ट पार्ट उसका इग्नाइट हो गया और वो अभी काम कर रहा है, इंजन काम कर रहा है और वहां का फ्यूल यूज हो रहा है, तो स्पेसिफिक हाइट तक वो व्हीकल को लेके जाएगा। Once the fuel in this first stage is exhausted, the empty fuel tank and the engine are detached from the main body of the vehicle and fall either into a sea or on a unpopulated land. तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट देखो यहां दिया हुआ फिगर में, ये पूरा लॉन्च व्हीकल है, तो क्या होगा देखो, ये डिटैच हो रहा है, सेपरेशन ऑफ बूस्टर रॉकेट, ठीक है, बूस्ट करने वाला मतलब जो नीचे से उसको लॉन्च कर रहा है पहले, तो वो पार्ट का इंजन ही, वो स्टेज में जो इंजन है और जो फ्यूल है वो यूज हो रहा है, वो फ्यूल वहां का बर्न हो रहा है और इंजन उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो पर्टिकुलर हाइट तक वो लेके जाएगा, सब कैलकुलेट है ताकि कितनी हाइट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो वहां तक जाएगा, फ्यूल वहां का खत्म हो जाएगा, तब वो अगले इंजन को इग्नाइट कर देगा। और ये जो एम्प्टी टैंक है, अब इसका फ्यूल खत्म हो गया, टैंक एम्प्टी और इंजन भी, ये बंद हो जाएगा और डिटैच हो जाएगा उस व्हीकल से। यहां से देखो डिटैच हो गया, नीचे गिर, कहां गिरा जाता है इसको, ऐसे उसका मतलब सेट किया जाता है कि वो कहां गिरना चाहिए, वो एक तो सी में गिरना चाहिए, अनपॉपुलेटेड, जहां कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी जगह पे वो गिरना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो। As the fuel in the first stage is exhausted, the fuel in the second stage is ignited. तो जैसे ही फ्यूल इस फर्स्ट स्टेज का खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो सेकंड के फ्यूल को इग्नाइट कर दिया जाता है और फिर ये पार्ट डिटैच हो जाता है। However, the vehicle now contains only one, that is the second stage. तो फर्स्ट स्टेज वाला पार्ट क्या हो गया, नीचे आ गया, तो क्या रहेगा, सिर्फ सेकंड स्टेज रह जाएगा। फिर ये सैटेलाइट को आगे लेके जाता है, सैटेलाइट ऊपर के पार्ट में होता है और नीचे से क्या होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऐसे होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर फिगर में दिखाया देखो, 3 स्टेज वाला दिया, 4 स्टेज वाला दिया। सो फर्स्ट स्टेज यूजिंग सॉलिड फ्यूल, फर्स्ट स्टेज ये वाला पार्ट है, फिर देखो सेकंड स्टेज यूजिंग लिक्विड फ्यूल, थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड फ्यूल एंड फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड फ्यूल। तो 4 स्टेज वाला हम यहाँ कंसिडर करेंगे, अगर 2 स्टेज वाला है तो क्या होगा, ठीक है, 2 पार्ट में, तो इतना एक पार्ट रहेगा, इतना एक पार्ट, और यहाँ रहेगा सैटेलाइट ऊपर के पार्ट में। तो फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया, डिटैच हो जाएगा, तो सिर्फ इतना पार्ट बच जाएगा, तो अभी वेट भी कम हो गया, तो वो आगे बढ़ते रहेगा। द वेट नाउ बीइंग रिड्यूस्ड, द व्हीकल कैन मूव विथ हायर स्पीड। तो अगर वेट अगर रिड्यूस हो जाए तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि हाई स्पीड से जाना है उसको, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा, एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रहा है, तो उस ग्रेविटेशन को ओवरकम करके उस व्हीकल को आगे जाना है वहां ऑर्बिट तक। ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स आर मेड ऑफ आइदर 2 और मोर स्टेजेस। तो सभी जो व्हीकल है
तो कम से कम 2 स्टेज हो गया। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे उसको जाना है, हाई अर्थ ऑर्बिट में जाना है, तो 4 स्टेज हो सकती है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेज हो सकती है। एज एन एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, तो ठीक है, पोलर सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट हमने देखा, उसमें होते हैं पोलर सैटेलाइट। तो ये कौन सा व्हीकल है? ये PSLV है, डेवलप बाय इसरो ऑफ इंडिया, इज शोन इन फिगर। So figure 10.5. The launch vehicle are costly because they can be used only once. तो जैसा कि हमने देखा डिफरेंट स्टेज में होता है, इसका काम सिर्फ सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट तक ले जाना है, बाकी इसका रीयूज नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, बस वहां तक पार्ट उसके डिटैच होते जाते हैं। तो पहला पार्ट डिटैच हो गया, फिर सेकंड पार्ट होगा, लास्ट में जब वो ऑर्बिट में वहां पहुंच जाता है तो लास्ट वाला पार्ट भी क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है, सिर्फ सैटेलाइट को वहां छोड़ देता है और उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ छोड़ता है, तो घूमते रहता है क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ। तो पूरा रीयूज नहीं हो सकता और इसको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, कॉस्टली है ये। सो द लॉन्च व्हीकल आर कॉस्टली बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस, और एक बार यूज होता है, यूज एंड थ्रो वाला काम हो गया उसका। ठीक है, USA has therefore developed space shuttle which return to the earth except for the fuel tank and can be reused in multiple launches। तो USA ने ऐसे कुछ अभी डेवलप किया है, बोलते कि फ्यूल टैंक को छोड़ देगा लेकिन जो इंजन पार्ट है वो आएगा, मतलब रीयूज उसको कर सकते, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भी USA ने कुछ किया है, बोलते स्पेस शटल बना हुआ है, तो स्पेस शटल लेके जाएगा, सैटेलाइट को वहां छोड़ेगा और वापस भी आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर में देखो क्या दिया है, द रॉकेट अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज इन दिवाली इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लॉन्चर, ये उसी तरह काम करता है। वो छोटा सा एग्जाम्पल है बोलते, तो ये जो लॉन्चर है उसी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, वो गैस नीचे छोड़ेगा, जितने फोर्स से गैस नीचे आएगी उतना ही वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है। ठीक है, जो रॉकेट हम दिवाली में जलाते है ना, वो पायली वायली जलाते, आजकल वो ऊपर में जाके फूटता है, तो क्या होता है, नीचे पहले धमाका होता है पहले, तो क्या होगा, बहुत फोर्स के साथ वो जमीन के ऊपर फोर्स डालता है गैसेस, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है और फिर वहां ब्लास्ट होता है। सो इन दिस रॉकेट द फ्यूल इज इग्नाइटेड यूजिंग अ फ्यूज एंड द rocket is projected into the sky just like a satellite launcher. Similarly, if a balloon is blown and released with its end open, the air in the balloon is forcefully ejected and the balloon is pushed in opposite direction. This can be explained using the Newton's third law of motion. For every action there is an equal and opposite reaction. This is the third law of motion. तो हर एक्शन के पीछे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, तो वही है यहाँ, तो जितना फोर्स आप नीचे डालोगे उतना ही ऊपर उठेगा। तो सिंपल एग्जांपल दिए, दिवाली में जो हम फायर रॉकेट यूज करते हो गया, और दूसरा बलून का एग्जांपल दिए। बलून आप उसको बलून में एयर डालो, उसको बड़ा कर लो और फिर जो ओपनिंग होता है उधर से छोड़ दो उसको, तो क्या होगा, अब वो एयर फोर्स से इधर निकलेगी तो बलून इधर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। देखा है कभी करके देखना, तो सेम प्रिंसिपल है। अब ये छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन रॉकेट में बहुत ज्यादा फ्यूल होता है, स्पेशल टाइप का फ्यूल होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ वो गैसेस बाहर छोड़ी जाती है, तो जिसकी वजह से ऊपर जाते रहता है और कंटिन्यूअसली गैसेस उससे निकलती रहती है, तो फोर्स से गैसेस निकलती है और वो आगे आगे बढ़ते रहता है। चलो, तो इस तरह से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काम करते हैं और हमने देखा किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस में वो डिवाइड होता है। अ स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ। अवे फ्रॉम अर्थ मतलब तो 2 ऑब्जेक्टिव हमने देखा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, अर्थ से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपार्ट फ्रॉम अर्थ से बाहर जाके जो सोलर सिस्टम है या सोलर सिस्टम से भी बाहर जाके उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना, उनके बारे में नॉलेज कलेक्ट करना। तो ये जो मिशन है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ। तो स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम अर्थ। सो as we have seen above, artificial satellites are being used for making our life more and more enriched. तो ऑलरेडी हमने एडवांटेज पढ़े कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से सारा इतना कम्युनिकेशन पॉसिबल है, इंटरनेट की सर्विसेज पॉसिबल है, ठीक है, वेदर फोरकास्ट में मिलता है, बहुत सारा जो हमने नीड एंड इसमें देखा था, ठीक है, स्पेस मिशन में। तो स्पेस मिशन की वजह से और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से हमारे बहुत सारी फैसिलिटीज हम एंजॉय कर रहे हैं। However, in the previous standard, we have learned about how the telescope about artificial satellites are used to gather information about various objects in the universe. लेकिन हमने लास्ट ईयर पढ़ा बोलते कि टेलीस्कोप, तो सैटेलाइट में क्या लगाए गए हैं, टेलीस्कोप लगाए गए, और टेलीस्कोप की हेल्प से क्या कर रहे हैं हम, तो लार्ज डिस्टेंस पे जो अदर देन अर्थ जो प्लैनेट्स है या अदर ऑब्जेक्ट्स है स्पेस में, उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑलरेडी सैटेलाइट में टेलीस्कोप का अरेंजमेंट किया गया।
Similarly, some space missions are used to gain further knowledge about the universe. तो यूनिवर्स के अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो अदर सम मिशंस है बोलते आर यूज्ड टू गेन फर्दर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स. इन दिस मिशन स्पेसक्राफ्ट्स आर सेंट टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट. तो क्या किया जाता है मिशन में, हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जर्वेशन करना और ज्यादा उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, तो क्या किया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के हम करीब जाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अगर हमें मार्स के बारे या मून के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो सिर्फ उसको रिवॉल्व करके उतना नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर लैंड करना पड़ेगा. ठीक है, फिर वहां का सॉइल कैसा है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, कौन सी गैसेस है, ये तो ये सब कैसे पता चलेगा. अगर उसके और जितना हम करीब जाएंगे उतनी ज्यादा नॉलेज उसका मिलेगा. तो साइंटिस्ट लोग वही कर रहे हैं. ठीक है, तो और ज्यादा उसके करीब जाके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की हम कोशिश कर रहे बोलते हैं. तो उसके लिए हम स्पेस क्राफ्ट ऐसे बना रहे कि वहां तक जा सके, वहां सिर्फ रिवॉल्व ही नहीं करेगा तो वहां जाके वो लैंड भी कर सके. ऐसे भी स्पेस क्राफ्ट भी बनाए जा रहे हैं. So in this mission, spacecrafts are sent to the nearby objects in the solar system to observe them more closely. ठीक है, तो spacecraft बनाए जा रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए. So new information has been obtained from such missions and it is helping us to understand the creation and evolution of solar system. तो इससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा, सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्रिएशन कैसे हुआ, तो ये नॉलेज जानने में इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है. जितना हम ज्यादा इन ऑब्जेक्ट के क्लोज जाएंगे, जितना इनका ऑब्जर्वेशन क्लोजली करेंगे. सो फॉर सच मिशन, लेकिन ऐसे मिशन के लिए हमें क्या चाहिए, द स्पेस क्राफ्ट मस्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रैवल इनटू द आउटर स्पेस. ठीक है, अब हमें अगर स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि अर्थ से बाहर वाले ऑब्जेक्ट को हमें अभी तक हम क्या देख रहे थे, अर्थ से रिलेटेड सारा, तो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स में वो घूमते रहे. ठीक है, एक लिमिट तक की. लेकिन हमें अगर स्पेस में जाना है, मतलब आउटर स्पेस में क्या है वो अगर देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, वहां तक अगर पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बाहर भेजना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को. ठीक है, तो वहां पहुंचाने के लिए उस स्पीड होना चाहिए. वो ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड होगी, तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके, एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, जो वेलोसिटी देना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होना पड़ेगा. दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी. To achieve this, the initial velocity of the moving object must be greater than the escape velocity of the Earth, as we have learned in the chapter on gravity. Escape velocity on a planet can be obtained using following formula. तो ऑलरेडी हम escape velocity का फार्मूला देख चुके, कहाँ, ग्रेविटेशन चैप्टर में. क्या है फार्मूला, v escape is equal to 2gm by r, under root 2gm by r. तो escape velocity is equal to under root 2 times capital G, capital M and divided by capital R. तो G क्या होता है, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. यह मैंने क्या होता है, मास ऑफ द प्लैनेट. ये हर एक प्लैनेट के लिए, कोई भी प्लैनेट के ऊपर इसके वेलोसिटी क्या होगी, मतलब उस प्लैनेट से अगर उसके ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकलना है तो कितनी मिनिमम स्पीड होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी. आर कैपिटल आर रेडियस ऑफ प्लैनेट. तो हम अर्थ से रिलेटेड लेंगे, तो अर्थ का सारा हम यहाँ जो शो किया, ये क्या है सब अर्थ से, अर्थ के कैलकुलेशन मेजरमेंट है. तो मास ऑफ द प्लैनेट, तो हमारे अर्थ का पावर अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24 केजी. रेडियस ऑफ प्लैनेट एंड अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4. तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया, 11.18 किलोमीटर पर सेकंड. तो एक सेकंड में वो व्हीकल कितना डिस्टेंस जाना चाहिए, 11.18 किलोमीटर. ठीक है, एक सेकंड मतलब यहाँ लॉन्च हुआ तो कितना दूर जाना चाहिए, वो 11.18 यानी यहां से मोहाली. एक सेकंड में इतना स्पीड होना चाहिए, तभी जाके वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर जा पाएगा. आगे दिन में thus if a spacecraft is to escape the earth's gravitational force to travel to the outer space, it must have minimum velocity of 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. अब ये 18 यानी 8 5 से ग्रेटर, इसलिए इसको हम 1 को 2 में, यानी ये मिनिमम है, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए. ये वेलोसिटी क्या है, कम से कम इतना होना चाहिए कि 1 सेकंड में व्हीकल 11.2 किलोमीटर जाए. चुटकी बजाते 12 किलोमीटर समझ लो, 11.2 होगा तो इतनी वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. अब डू यू नो, देखो द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज द मून. तो सबसे क्लोज जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ के लिए कौन है, वो मून है, अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट. लाइट टेक्स, अब लाइट कितना समय लेता है बोलते हैं, मून से हमारे अर्थ तक आने के लिए. द लाइट टेक्स 1 सेकंड टू रीच फ्रॉम मून टू द अर्थ. तो कितना,
जो लाइट मून से हमारे अर्थ के ऊपर आ रहा है कितने सेकंड में आ रहा है? 1 सेकंड में। इट मीन्स दैट इफ वी ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, अगर लाइट की स्पीड से हम जाएंगे तो 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे मून के ऊपर। इट विल टेक 1 सेकंड टू रीच द मून, क्योंकि 1 सेकंड में लाइट वहां से आ रहा है, तो लाइट की स्पीड है, ठीक है। लाइट की स्पीड से हम अगर जाएंगे तो क्या होगा? हम भी 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं, लेकिन उतनी स्पीड अभी तक अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमारा जो व्हीकल्स है वो उतनी स्पीड अभी नहीं, बहुत है, उससे बहुत लो स्पीड है हमारी। However, since the spacecraft travels at much smaller speed, it takes longer time to reach the moon. तो कम से कम टाइम दिया है। The shortest time taken by spacecraft to reach the moon so far is 8 hours 36 minutes. तो फास्टेस्ट जो हमारा व्हीकल है, जो स्पेसक्राफ्ट है, जो मून के ऊपर गया है, ठीक है, तो कितना समय लिया उसने? 8 hours 36 मिनट, 8 घंटा 36 मिनट। अभी नेक्स्ट है हमारा मून मिशन। मून मिशन, ठीक है। तो 2 मिशन जनरली हमने पढ़े कि अभी तक ज्यादा, मतलब मून के ऊपर एक मिशन हुआ और मार्स। तो ज्यादातर सबसे पहले मून सबसे क्लोजेस्ट है, तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मून के बारे में लेने की कोशिश की गई पहले, फिर मून से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश किया गया। तो नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है मार्स, ठीक है। तो मार्स के ऊपर भी जाने की कोशिश हुई, तो इस तरह से मिशन किए गए। तो क्या क्या थे, किसने किया, कौन से कंट्री ने कब किया, वो सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। So since the moon is the closest astronomical object to us, the first space mission to objects in the solar system were the mission to the moon. तो closest है मून सबसे, तो पहला हमारा मिशन क्या था? मून मिशन, यानी मून से मून के ऊपर जाना और मून की जानकारी इकट्ठा करना। Such mission have so far been executed by USA, सोवियत यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान एंड इंडिया। तो किस किसने किया बोलते हैं मून मिशन? मतलब मून के ऊपर सैटेलाइट भेजना या मून को रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट भेजना। तो ये सब किसने किया है? यूएसए ने किया है, सोवियत यूनियन ने किया है, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, चाइना, जापान और इंडिया भी उसमें। द स्पेस क्राफ्ट इन द लूना सीरीज सेंट बाय सोवियत यूनियन रीच नियर द मून। तो ये सोवियत यूनियन ने जो सबसे पहले भेजा लूना सीरीज के, ठीक है, लूना 1, लूना 2, इस तरह से लूना नाम था उसका, जो स्पेसक्राफ्ट उन्होंने भेजे, सैटेलाइट भेजे। द स्पेसक्राफ्ट इन द लूना सीरीज सेंट बाय सोवियत यूनियन रीच नियर द मून, मून के पास तक पहुंचे, पहले थे शुरुआत में, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश की उन्होंने। लूना 2 लॉन्च इन 1959 वाज फर्स्ट सर्च क्राफ्ट। तो लूना 2 फर्स्ट क्राफ्ट था जो नियर टू मून गया, मून के पास में गया। आफ्टर दैट टिल 1975 15 स्पेसक्राफ्ट मेड chemical analysis of the moon and also measure its gravity, density and radiation. तो different type of information देते गए। So 1957 तक, पहला कब गया? 1959 में। उसके बाद 50 स्पेसक्राफ्ट 1975 तक कितने? 50 स्पेसक्राफ्ट गए बोलते वहां, और उन्होंने केमिकल एनालिसिस किया मून का, और जो ग्रेविटी है, डेंसिटी है, रेडिएशन से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। लास्ट 4 क्राफ्ट्स इवन landed on the moon and brought the samples of stone on the moon for analysis in the laboratories. All these missions were unmanned. तो ये जो मिशन थे पहले के, जो 15 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए 1975 तक के, इसमें से जो आखिरी के 4 थे वो लैंड भी हुए बोलते हैं, और उन्होंने वहां के स्टोन, सॉइल्स वगैरह भी इकट्ठा किया और लैब में लाया गया उसको एनालिसिस के लिए। लेकिन ये सारे जो मिशंस थे ये कैसे थे? अनमैन्ड, मतलब कोई मैन उसमें नहीं गया था। America also executed moon mission from 1962 to 1972. The speciality of these missions was that some of these were manned mission. तो यूएसए ने भी किया, मतलब अमेरिका ने भी मून मिशन किया 1962 से 1972 में, और इसमें एक मिशन था जिसमें क्या था? वो मैन मिशन, मतलब उसमें आदमी भी गए, ठीक है। इन जुलाई 1969, Neil Armstrong became the first human to step on the moon. In 2008, Indian Space Research Organization ISRO successfully launched Chandrayaan-1. तो हमारे इंडिया ने भी Chandrayaan-1 लॉन्च किया, और अभी Chandrayaan-2 लॉन्च किया था, ठीक है। So Chandrayaan-1 and placed it and into an orbit around the moon. It sent successful information to the Earth for about a year. ठीक है। तो Chandrayaan-1 हमारे इंडिया ने लॉन्च किया कब? 2008 में, ठीक है, ईयर।
2008 में, और इसने एक साल तक कंप्लीट रिवोल्यूशन करके हमें इंफॉर्मेशन देता रहा। The most important discovery made during the mission was the presence of water on the moon surface. India was the first country to discover this. और इसने क्या डिस्कवर किया? The most important discovery made during the mission was presence of water on the surface of moon. तो मून के सरफेस पे भी वाटर है या था, ये दिखाया। ये फर्स्ट सैटेलाइट था जिसने वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, तो समझ में आ गया मून मिशन। तो डिफरेंट कंट्रीज ने किया। 1959 से स्पेसक्राफ्ट भेजे गए, तो डिफरेंट टाइप की जो इंफॉर्मेशन थी, तो अलग अलग कंट्रीज ने उस हिसाब से अपने सैटेलाइट लॉन्च किए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। फिर आता है मार्स मिशन। तो मार्स के ऊपर फिर नेक्स्ट टू द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज द मार्स। तो दूसरा कौन सा है नियरेस्ट ऑब्जेक्ट? मून के बाद में मार्स। So many nations sent spacecraft to the Mars. Mars mission is difficult and almost half the missions were unsuccessful. ठीक है, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मार्स है ना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में, मून तो हमारे पास में चलो, और ये मार्स तो बहुत डिफिकल्ट मिशन है। तो जनरली अभी तक जितने भी मिशन किए गए उसमें से आधे तो फेल हो गए, वो तो अनसक्सेसफुल हो गए। ठीक है, एक तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया सैटेलाइट, बीच में कुछ हो गया, लॉन्च करते खराब हो गया, या वहां जाके पता नहीं चला, जैसे भी मून के ऊपर हुआ था। ठीक है, चंद्रयान 2 में 2 भेजे थे, एक तो रिवॉल्विंग करने वाला सैटेलाइट था, दूसरा को लैंड होना था। तो रिवॉल्विंग करने वाला सैटेलाइट तो काम कर रहा है, लेकिन जो लैंड होना था वो बीच में उसका कनेक्शन टूट गया, वो कहाँ गया अभी तक पता ही नहीं चला। ठीक है, सो ऐसे सक्सेस होते हैं, अनसक्सेसफुल होता रहता है इसमें। हाउएवर इसरो's परफॉर्मेंस इन दिस मिशन इज रिमार्केबल एंड वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। लेकिन हमारा इंडिया का जो परफॉर्मेंस है इसमें बहुत अच्छा है। बोलते क्यों रिमार्केबल क्यों है? क्योंकि हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई है। ठीक है, हमने पहले ही मिशन में सक्सेस कर लिया, बाकी कंट्रीज पहले मिशन में फेल हो गए, कई बार करने के बाद में उनको सक्सेस मिला, लेकिन इंडिया है जिसमें पहले ही मिशन में वो सक्सेस हो गए थे। द स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मेड बाय इसरो यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस वाज लॉन्च इन नवंबर 2013 and was placed into the orbit around the Mars in September 2014. It obtained very useful information about the surface of the Mars and the atmosphere around it. ठीक है, तो कब किया गया था लॉन्च है? स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मेड बाय इसरो यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस। और उस पे क्या है, फिर से कम इंडिया जो भी बनाता है कम से कम एक्सपेंस में बनाता है। ठीक है, और सक्सेस भी कर देता है उसको। सो मंगलयान, क्या नाम था इसका? मंगलयान। लॉन्च इन नवंबर 2013। तो 2013 में इसको लॉन्च किया गया एंड वॉच, तो एक साल बाद, तो नवंबर 2013 और 10 महीने के बाद लगभग वो नेक्स्ट ईयर 2014 में वहां जाके पहुंचा वो। ठीक है, कहा? और मार्स के ऑर्बिट में। सो इट ऑब्टेन वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ द मार्स एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो क्या इंफॉर्मेशन इसने दिया हमें? सरफेस कैसा है मार्स का और एटमॉस्फेरिक कंडीशन वहां की कैसी है। तो इस तरह से मार्स मिशन था। अब देखो एक फिर से जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहां दिया हुआ है। तो राकेश शर्मा जो हमारे इंडिया के थे, ठीक है, जो कि स्पेस में गए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस। ही वेंट इनटू स्पेस अलोंग विद 2 रशियन एस्ट्रोनॉट्स अंडर द जॉइंट इंडो-यूएसएसआर स्पेस प्रोग्राम। He stayed in space for 8 days. कितने दिन के लिए रहता है? 8 days के लिए। तो फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इंडिया का कौन था? राकेश शर्मा। किसके साथ गया था वो? रशिया के थे। ठीक है, तो इंडो रशिया ये मतलब उनका प्रोग्राम था, स्पेस प्रोग्राम, तो उसमें गए थे। तो 8 दिन तक रहा था वो। फिर कल्पना चावला सुना होंगे सबने। ठीक है, तो इनका क्या हो गया? जो मिशन था वो रिटर्न आते वक्त, ठीक है, एक्सीडेंटली ये हो गया, वो ब्लास्ट हो गया, वो चले गए उसमें। कल्पना चावला ऑब्टेन हर इंजीनियरिंग इन एरोनॉटिक्स डिग्री फ्रॉम पंजाब एंड इन 1988 ऑब्टेन हर डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। शी वॉज इन स्पेस फॉर 336 आवर्स। ठीक है, कितना? 336 आवर्स तक स्पेस में रहे ड्यूरिंग रिसर्च मिशन। While returning to Earth from space on 1st February 2003, the Columbia spacecraft exploded and Kalpana perished. ठीक है, तो मेरे ख्याल से 7 इसमें थे जो एस्ट्रोनॉट गए थे, तो सातों के सातों फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो रिटर्न जब आ रहा था उनका स्पेसक्राफ्ट, तो रिटर्न के वक्त वो ब्लास्ट हो गया। सुनीता विलियम्स ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन स्पेस शटल
discovery in 2006. She worked for 29 hours outside the space station. She created a record by staying for 192 days in space. ठीक है, रिकॉर्ड भी बनाया बोलते 192 डेज वो स्पेस में रही हुई है सुनीता विलियम्स। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है जनरल नॉलेज के लिए। और मिशन टू अदर प्लैनेट्स, तो हमने मून पढ़ा, मून के ऊपर हमने मिशन किया, मून से नॉलेज इकट्ठा किया, मार्स से भी चालू है, चल मून के ऊपर भी चले रहे, हम रुके नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू हमारा रिसर्च चालू है, नए नए सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं मार्स के लिए भी इंफॉर्मेशन। अब इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम मून एंड मार्स अदर जो ऑब्जेक्ट्स है तो वो देखने के लिए भी मिशन किए जा रहे हैं। सो मेनी मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड टू स्टडी अदर प्लैनेट्स आल्सो। इन सम ऑफ दीज मिशंस द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटेड द प्लैनेट्स, some landed on the planet and some just passed near the planet and observed them। तो क्या किया जाता है इसमें, तो कुछ स्पेसक्राफ्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि वो जो प्लैनेट है उसको रिवॉल्व करे, वो ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करके इंफॉर्मेशन दे, कुछ उसके ऊपर लैंड हो सके, कुछ उसके नियर जा सके, तो जैसी भी पॉसिबिलिटी वैसा किया जा रहा है ताकि वहां से इंफॉर्मेशन मिल सके। एडिशनली स्पेसक्राफ्ट हैव बीन सेंट टू ऑब्जर्व एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड दे हैव सक्सेसफुली कलेक्टेड सम dust and stones from the asteroids and brought them back on the earth। ठीक है, एडिशनली स्पेसक्राफ्ट हैव बीन सेंट टू ऑब्जर्व, तो इसके अलावा जो एस्टेरॉइड्स होते हैं और कॉमेट होते हैं, कॉमेट यानी क्या होता है, ये भी मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट्स है स्पेस में जो रहने वाले हैं, तो ये कैसे लंबा उसका धुआं जैसा होता है जैसे, ठीक है, कॉमेट पुच्छल तारा जो बोलते हैं उसको, तो उसके बारे में, तो वो क्या होता है सब धुएं के होते हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन, वहां का जो डस्ट है वो भी कलेक्ट करके सैटेलाइट से स्पेसक्राफ्ट लाए है और उसका एनालिसिस होता है। मेटेओराइट्स होते हैं मतलब अदर ऑब्जेक्ट, छोटे मोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे प्लैनेट्स है उनके बीच में भी, बीच की जो स्पेस होती है उसमें बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिसको क्या बोलते हैं हम, एस्टेरॉइड्स बोला जाता है। तो ये सारा कलेक्ट करना या वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने का काम भी ये स्पेसक्राफ्ट ने किया है बोलते हैं। We are getting very useful information from all these missions, clarifying our concept about the origin and evolution of the solar system। तो इस तरह से जो भी नॉलेज हमें मिल रहा है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये सब ऑब्जर्वेशन से, ये मिशन से तो हमारे जो कंसेप्ट है उसको क्लैरिफाई करने में हेल्प हो रही बोलते हैं। तो हाउ द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, कैसे सोलर सिस्टम बना, कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये सब जानने में हमारा ये हेल्प कर रहे हैं मिशन। अभी हम देखेंगे इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वन बाय वन हम देख रहे हैं कि मिशन क्या क्या थे। मून मिशन था, मार्स मिशन था, उसके बाद मिशन टू अदर प्लैनेट्स भी चल रहे हैं। अब हमारा इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली इंडिया क्या कर रही है इस फील्ड में, सो इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन अभी तक के स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या किया, इंडिया ने क्या किया। So India also has made remarkable progress in the science and technology for launch vehicle। तो launch vehicle में हमने बहुत ज्यादा remarkable progress किया है बोलते, ठीक है। launch vehicle मतलब जो सैटेलाइट को वहां तक ऑर्बिट तक लेके जाता है, ठीक है। So various type of launch vehicles have been developed to put satellite having weight up to 2500 kg। तो सैटेलाइट का वेट 2500 kg तक के वेट के सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च करने तक के हमने व्हीकल्स बना लिए into all types of orbit, PSLV and GSLV। तो क्या नाम है हमारे लॉन्च व्हीकल के, एक है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV are two important launchers। The scientific and technological feats achieved by India in this field have a significant contribution to the national and social development। तो नेशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि ये जब सैटेलाइट्स है इसकी वजह से हमारी लाइफ क्या हुई और एनरिच हो गई, ठीक है। बहुत सारे फैसिलिटीज हम यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। तो क्या क्या है देखो, हमने क्या क्या अचीव किया है, कौन कौन से सैटेलाइट सीरीज काम कर रही है। तो इनसैट तो ऑलरेडी हमने देखा, ठीक है, वो जो टाइप ऑफ सैटेलाइट थे उसमें, तो इनसैट हो गया, जीसैट हो गया। सैटेलाइट सीरीज इज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो कौन कौन से फील्ड में काम कर रही है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो, सो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विसेज ऑल ओवर द नेशंस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू दिस सैटेलाइट ओनली, ठीक है। तो ये सैटेलाइट की वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है बोलते। क्या क्या हो रहा है, टेलीविजन, फैसिलिटी ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन जो अभी हम मोबाइल फोन इतना यूज कर रहे हैं, देन इंटरनेट सर्विस, अभी सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है, अब इस साल तो ज्यादा ही चल रहा है, ठीक है। इवन हमारे क्लासेस वासेस भी बहुत सारे सब ऑनलाइन चले। तो क्या है सब
इंटरनेट की वजह से। ये कौन कर रहा है? ये सब ये सैटेलाइट की वजह से हो रहा है। फिर दूसरा कौन सा है? एडुसैट यानी एजुकेशन से रिलेटेड है। सैटेलाइट इन दिस सीरीज इज यूज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो आपको कुछ टर्म्स ध्यान में रखना है। पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है, लॉन्च व्हीकल्स के नाम है। पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनसैट, जीएसएटी। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी इनसैट और जीएसएटी सीरीज के सैटेलाइट किसके लिए यूज होते हैं? कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है, मेट्रोलॉजिकल, इसके लिए। फिर एडुसैट किसके लिए बना है? स्पेशली एजुकेशन पर्पज से बना। ठीक है, आईआरएस सैटेलाइट सीरीज, और आईआरएस सैटेलाइट सीरीज में जो बने, सीरीज मतलब क्या था? 1 2 3 4 ऐसे नाम देते उसको, इनसैट 1, इनसैट 2, इनसैट 3, इस तरह उसको बोलते सीरीज। ठीक है, उसी तरह से आईआरएस सैटेलाइट सीरीज इज वर्किंग फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है और डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए आईआरएस सीरीज के सैटेलाइट काम कर रहे हैं। टू एग्जैक्टली लोकेट पोजीशन, ऑलरेडी हमने देखा टाइप ऑफ सैटेलाइट में, तो पर्टिकुलर पोजीशन नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो टू एग्जैक्टली लोकेट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, द IRNSS सैटेलाइट सीरीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो कौन सा सीरीज कौन से काम के लिए, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो टाइप ऑफ सैटेलाइट में दिया हुआ है चार्ट में। सो इस तरह से इंडिया का कंट्रीब्यूशन है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो हर एक इसमें हम कर रहे हैं। रीड अबाउट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे इंडिया के जो है सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कौन कौन से है? तुम्बा, कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में। फिर श्रीहरिकोटा है और चांदीपुर है ओडिशा में। तो ये सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, यहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, हमारे व्हीकल यहां से छोड़े जाते हैं। रिसर्च सेंटर, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कहां पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और कहां पर सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। अब इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट देखो। विक्रम साराभाई इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? विक्रम साराभाई। हिज एफर्ट्स लेड टू फाउंडेशन ऑफ फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL at Ahmedabad. In 1962, Indian government constituted Indian National Committee for Space Research under his chairmanship, and first satellite launch center was established at Thumba in 1963. The launching of India's first satellite Aryabhatta. तो पहला सैटेलाइट का नाम क्या इंडिया का? आर्यभट्ट। इनटू द स्पेस वाज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स। तो यही था, विक्रम साराभाई थे जिन्होंने ये सब स्पेस के बारे में मतलब इनिशिएटिव लिया स्पेस टेक्नोलॉजी और इसको बढ़ाने के लिए। तो इज फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसलिए उनको बोला जाता है स्पेस प्रोग्राम। He played an important role in the establishment of Indian Space Research Organization. तो इसरो जो बना, ये बनाने के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ किनका है? तो ये विक्रम साराभाई। ठीक है, चलो अब लास्ट टॉपिक जो है यूनिट का, दैट इज स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, कचरा, अब स्पेस में भी कचरा हो गया है, उसको बोलते हैं हम डेब्रिस। उसको कैसे मैनेज करेंगे? जैसे अभी अर्थ के ऊपर इतना पोल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है, इतने हमारे एक्टिविटीज बढ़ रही, इतने व्हीकल्स यूज हो रहे, इतनी चीजें यूज हो रही कि क्या हो रहा है, उसका ज्यादा पोल्यूशन की तरफ हो रहा है। तो उसी तरह से स्पेस में भी होने के चांसेस और हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम? डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस। तो क्या होता है? इन एडिशन टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. It includes non-functional satellite, part of the launcher detached during launching and debris generated due to the collision of satellite with other satellite or any other object in the space. तो क्या होगा? स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट भी भेजे गए और ऑलरेडी सैटेलाइट के अलावा क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है ऑलरेडी स्पेस में। तो क्या हो रहा है, कभी कभी इनके बीच में कोलिजन होता है, या जो हम व्हीकल भेज रहे हैं, व्हीकल भी क्या होता है, उसके जो पार्ट डिटैच हो जाते हैं, या कोई अगर सैटेलाइट काम नहीं कर रहा वो भी स्पेस में घूमते रहता है, कोई काम नहीं उसका। जो अर्थ के ऊपर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाएगा, अर्थ के ऊपर आएगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर है स्पेस में, तो वहीं पर घूम रहे हो, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाते हैं, उनके पार्ट्स बिखर जाते हैं इधर उधर। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? स्पेस डेब्रिस। सो इट इंक्लूड्स नॉन फंक्शनल सैटेलाइट। नॉन फंक्शनल सैटेलाइट मतलब जो काम नहीं कर रहे, ठीक है, जो आउट ऑफ डेट हो गए, जिनका काम खत्म हो गया, वो भी स्पेस में इसी पड़े हुए इधर उधर घूम रहे हैं। पार्ट्स ऑफ द लॉन्चर डिटैच
ड्यूरिंग लॉन्चिंग, तो लॉन्चिंग करते वक्त जो लॉन्चर जाता है, व्हीकल जाता है, उसके पार्ट डिटैच हो जाते हैं, तो वो भी पार्ट स्पेस में घूमते रहते हैं। एंड डेब्रिस जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट, तो दूसरे एक सैटेलाइट में भी कोलिजन होकर उसके पार्ट्स टूट सकते हैं, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ सैटेलाइट का कोलिजन होके, कोलिजन यानी टक्कर होना, ठीक है, टकराएंगे एक दूसरे से ऑब्जेक्ट वहां, तो उससे भी क्या होगा, उसके पार्ट्स पूरे वहां स्पेस में बिखरते हैं, जिसे हम डेब्रिस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन मेड इन 2016, तो 2016 में एक रिसर्च किया गया, एस्टिमेशन है, देयर आर अबाउट 2 करोड़ पीसेस ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ऑल दिस इज नथिंग बट द डेब्रिस इन स्पेस। तो कितने पीसेस है बोलते हैं, 2016 में एनालिसिस किया गया, तो एक एस्टिमेशन के मतलब इससे देयर आर अबाउट 2 करोड़ पीसेस, 2 करोड़ पीसेस है, एवरेज साइज क्या है, ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से बड़े, ठीक है, ऐसे 2 करोड़ पीसेस है रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, डेब्रिस है, कचरा है, सब स्पेस में हुआ कचरा। अब इससे हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो क्या हो सकता है, अगर डेब्रिस ऐसी बढ़ते गए तो क्या होगा, जो फर्दर हम जो लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, फर्दर जो हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके वजह से क्या होगा, हमारा सैटेलाइट के रास्ते में वो आ जाए, फिर से कोलिजन हो जाए, और जो हमारा सैटेलाइट वो डिस्ट्रॉय हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये डेंजर है, ये जो डेब्रिस हो रहे हैं स्पेस में डेंजर हो सकते हैं। सो दिस डेब्रिस कैन बी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आगे दिन में अभी ऐसी पार्ट्स घूमते रहेंगे तो कोलिजन होगा, हमारे जो सैटेलाइट काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने देंगे बराबर, या कोलिजन हो जाएगा तो खराब हो सकते हैं। सो इट कैन कोलाइड विद दिस सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट एंड डैमेज देम, ठीक है। दिस डेब्रिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इट इंक्रीज हो रहा है मतलब डे बाय डे, क्योंकि डे बाय डे हर कंट्री चाहती है कि मैं भी अपना सैटेलाइट भेजूं, ठीक है। तो जैसे हर घर में अभी व्हीकल हो रहे हैं, हर चाहता है कि मेरे घर में भी 4 व्हीलर हो, ठीक है। 2 व्हीलर, पहले तो 2 व्हीलर नहीं थे, 2 व्हीलर आ गए, अभी 4 व्हीलर आए, तो क्या हो रहा है, रोड के ऊपर क्राउड बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैसे क्या हो रहा है, हर कंट्री क्या कर रही है, रेस लगी हुई है, ठीक है, सैटेलाइट भेजने की। तो उसके वजह से भी क्या हो रहा है, तो स्पेस में भी ये सैटेलाइट का क्या हो रहा है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज है, जितने ज्यादा सैटेलाइट जाएंगे तो व्हीकल्स वहां लेके जाने वाला डिस्ट्रॉय हो रहा है, या कोलिजन हो रहा है, नॉन फंक्शनिंग में ये बढ़ते जाएंगे, तो ये डेब्रिस भी बढ़ते जाएगा। तो डे बाय डे दिस डेब्रिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सून इट विल बी डिफिकल्ट टू लॉन्च न्यू स्पेसक्राफ्ट। बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है बोलते हैं कि नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने में डिफिकल्टी आ जाएगी। इट इज देयरफॉर वेरी एसेंशियल टू मैनेज द डेब्रिस, और इसीलिए ये डेब्रिस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। Some studies and experiments are being done with this in view, तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। Hope that soon we will have a solution for this problem and the future satellite and spacecraft will not be in danger anymore, ठीक है। तो होप है बोलते हैं, हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में इसका मैनेजमेंट हो जाए, और जो नए हम स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे, सैटेलाइट भेजेंगे, वो विदाउट डिफिकल्टी अच्छी तरह से काम कर सके। सो इस तरह से ये यूनिट भी हमारा यहाँ खत्म होता है।